नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम जो तटीय मैदान पढ़ रहे थे उसमें पहले अपने पश्चिमी तट पढ़ लिया था और आज पूर्वी तट पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है कोरोमंडल तट से। तो अपन एक एक को पढ़ेंगे, कौन सा तट कहाँ पर है, कैसे है, किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने यदि पश्चिमी तट का वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। और दोस्तों, जियोग्राफी जो मैंने सभी वीडियो अपलोड किए उसको भी ज़रूर देखें और अपने हाथ से नोट्स ज़रूर बनाएं। और अपने यदि आपके पास खाली मैप है तो उसमें एक बार ज़रूर फिल करें, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पश्चिमी तट ने आप पहले वीडियो में पूरा पढ़ लिया था इसको अच्छी तरह से। और आज पढ़ेंगे पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट हो गया। पूर्वी तट के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है। तो ये मुख्यतः जो सवर्ण रेखा है, जो वहाँ से लेकर के ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इस तट को हम क्या कहते हैं? पूर्वी तट कहते हैं। पूर्वी तट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी से कहाँ तक फैला हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको कथन के रूप में मिल सकता है। तो यदि कथन वाला क्वेश्चन है उसमें आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो इसके अलग अलग भाग है, या फिर इसका उत्तरी पार भाग है, या फिर दक्षिणी भाग है, इसका क्या नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये जो सवर्ण रेखा नदी है, यहाँ से लेकर के ये दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी, यहाँ तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ तक ये फैला हुआ भाग पूर्ण रूप से इसको अपन पूर्वी तट पढ़ते हैं। लेकिन इनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे ओडिशा के अंदर इसका उत्कल तट नाम है। तो ये सवर्ण रेखा से लेकर के महानदी तक जो महानदी द्वारा उत्पन्न है भाग है, जिससे निर्मित भाग है, वो उत्कल का मैदान कहलाता है। ये ओडिशा राज्य के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना। इसके महानदी के दक्षिण के अंदर कृष्णा गोदावरी तक जो इसका तट है, वहाँ तक इसको आंध्र तट कहा जाता है। और कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट था। इसका आप वीडियो जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, तो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि जो पूर्वी तट है ना, ये भारत के पूर्वी तट के रेखा के साथ साथ सवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस कारण से हुआ है, नदियों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। और ये जो पश्चिमी भाग की तुलना में ये इसकी चौड़ाई है वो अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये पूर्वी तट के तो पूर्वी तट पर आने वाली नदियां हैं, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना है। जो पश्चिमी तट के क्षेत्र में आने वाली नदियां थी वो क्या किसका निर्माण करती थी? एस्चुरी की निर्माण करती थी, ज्वार नद का निर्माण करती थी। लेकिन यहाँ की नदियाँ सभी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। और यदि पूछा जाए कि इसकी चौड़ाई अधिक क्यों है, तो चौड़ाई अधिक होने का कारण क्या है कि ये डेल्टा का निर्माण करती है, ज़्यादा क्षेत्र में फैलती है, इसलिए ये भाग अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जिसका जो उत्तरी भाग है, ये पूरा पूर्वी तटीय मैदान, इसका जो उत्तरी भाग है ये कहलाता है सुवर्ण रेखा से कन्याकुमारी, या सुवर्ण रेखा नदी है, और यहाँ कन्याकुमारी सॉरी कृष्णा नदी तक जो भाग है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भाग है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से लगभग 50 से 60 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तमिलनाडु से लगा हुआ क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो वो कोरोमंडल तट कहलाता है। या कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है, वो है तमिलनाडु के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। मुख्यतः तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु का जो दक्षिण का पूरा हिस्सा ये तमिलनाडु के अंदर पूरा के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश में भी आता है। दोस्तों यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोरोमंडल तट से, आपको ध्यान रखना है कोरोमंडल तट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाकी की तुलना में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो ओडिशा के अंदर है उस तट का क्या नाम है, उत्कल तट नाम है। अब दोस्तों इसके अनेक क्षेत्रीय नाम है। नॉर्मल चीज है, सब कुछ आपको ज़्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सरल है। उत्कल तट है जो इसके क्षेत्रीय नाम है, वो उसमें पहला है उत्कल तट। इसको चंद्रभागा तट भी कहते हैं। ये ओडिशा के अंदर है और ये किस नदी के द्वारा निर्मित है? महानदी के द्वारा। महानदी आती है, आप वो मैप में देखा आपने, तो उसमें आप आसानी से एक बार वापस मैप देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से आ रही है, फिर वह महानदी आ रही है। महानदी के द्वारा निर्मित वो ओडिशा के अंदर स्थित क्षेत्र तट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उत्कल तट। इसके बाद में है कि इसके दक्षिण के अंदर, उत्कल तट के दक्षिण के अंदर
एक चिल्का झील स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिल्का झील के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि चिल्का झील से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील। लेगून झील किसे कहते हैं? जैसे ये समुद्र है, यहाँ पानी खूब है, समुद्र है, लेकिन समुद्र की लहरों से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो थोड़ा सा समुद्र से मिला हुआ या पूर्णतः अवध हो जाता है, रुक जाता है, वहाँ पर हल्की सी मिट्टी आ जाती है बीच के अंदर, तो ये अलग एक झील बन गई। तो इस झील को लेगून झील कहा जाता है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था। ये खारे पानी की झील है दोस्तों। ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, जो है चिल्का झील ओडिशा के अंदर। ये रामसर साइट के अंदर भी सम्मिलित है। और दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बारिश का मौसम होता है वहाँ पर इसका पानी, बारिश के पानी जो इसका इकट्ठा होता है, तो इसमें पानी खारा ना होकर के थोड़ा मीठा हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका पानी खारा है लेकिन वर्षा ऋतु में उसका पानी मीठा होता है। तो ऑप्शन में यदि चिल्का झील हो तो चिल्का झील सही है। उसके बाद में जो इसका अगला है जो है आंध्रा तट, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है और कृष्णा व गोदावरी नदी द्वारा निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तट क्षेत्र में पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, यदि ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको तमिलनाडु कर देना। दोस्तों यहाँ पर जो पुलिकट झील है, इसी के किनारे श्रीहरिकोटा नामक स्थान है, वहाँ पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन सी झील के किनारे है? तो वह पुलिकट झील के किनारे। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको कि पुलिकट झील कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। तो ये आपको विशेष करके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अपने वही सम्मिलित की ये चीज़, जो मैटर वही सम्मिलित किया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूर्वी तट का कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु तट पर तमिल से लेकर के, तमिल में इसे चोलों के द्वारा चोला मंडल कहा जाता था। दोस्तों पहले यहाँ पर चोल वंश का जो साम्राज्य था, शासन था, तो उस समय इसका नाम था चोला मंडल। इसके बाद में जहाँ पर पुर्तगाली यात्री वहाँ का आवागमन हुआ, लेकिन पुर्तगाली यात्रियों के द्वारा इसका नाम परिवर्तन कर करके इसका नाम कोरोमंडल तट दे दिया गया। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है आपको, कोरोमंडल तट किसके द्वारा दिया गया है? तो पुर्तगालियों द्वारा दिया गया नाम है। और इसका पहले नाम क्या था? चोला मंडल था। इसका निर्माण है जो कावेरी नदी के द्वारा है। कावेरी नदी आती है, उसके बाद में इसका निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कावेरी नदी के द्वारा किस मंडल का किस तट का निर्माण होता है? तो वह है कोरोमंडल तट का निर्माण। इसका जो विस्तार है वो कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस किस नदी के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि जो इसके उत्तर की ओर जो ये जो कोरमंडल तट है, इसके उत्तरी भाग में मछलीपट्टनम नामक स्थान है और इसी के पास में पुलिकट झील स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि चेन्नई बंदरगाह है वो कोरमंडल तट पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चेन्नई बंदरगाह है, जो चेन्नई बंदरगाह कौन से तट पर स्थित है? वो है कोरमंडल तट के ऊपर। चेन्नई, इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास। किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कि शीतकालीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीतकालीन उत्तरी पूर्वी मानसूनों से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शीतकालीन में उत्तरी पूर्वी मानसून से कौन से तट पर वर्षा होती है? तो ये ध्यान रखना है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार रिपीट हो गया एग्जाम में क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में इसकी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून अत्यधिक वर्षा कहाँ पर करता है? तो वो करता है कोरमंडल तट पर, तमिलनाडु के अंदर। उत्तरी पूर्वी मानसून, दौड़ता हुआ मानसून किसे कहते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून है। और इसकी वर्षा कब होती है? अधिक वर्षा कोरमंडल तट पर अधिक वर्षा कब होती है? वो होती है अक्टूबर और नवंबर में अत्यधिक वर्षा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके संबंध में अपन थोड़ा और भी ज्ञान कर लेते हैं। आपने सीमा पढ़ लिया, तट पढ़ लिए, घाट पढ़ लिए,
तो थोड़ी समुद्री सीमा के बारे में पढ़ लेना चाहिए, समुद्री क्षेत्र के बारे में, जो अपना इंडिया का जैसे क्या अधिकार है, कितना अधिकार है, तो उसके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। ये है समुद्री सीमा जोन के बारे में। जो नॉटिकल मील में समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। नॉटिकल मील का दूसरा नाम है समुद्री मील। जो ये एक समुद्री मील होता है ये कितना होता है, 1852 मीटर का होता है, या फिर 1.85 किलोमीटर का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1.8 किलोमीटर ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक समुद्री मील कितना होता है। और दोस्तों इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समुद्री मील है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी है, या फिर ये पूछा जाता है कि निकटवर्ती मंडल कहाँ तक है, या फिर समीपस्थ मंडल कहाँ तक है, या फिर अन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो कितनी दूरी पर ये है, क्या है, इसको अपन पढ़ते हैं। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, आपको आसानी से दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि जो मुख्य भूमि है यहाँ से लेकर के ये जो 12 नॉटिकल मील है, कितनी, 12 समुद्री मील, ये है, इस क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रादेशिक समुद्री सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने नॉटिकल मील होती है, तो होती है 12 समुद्री मील। ये इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्र अपने कानून बना सकता है, सब कुछ देश जो भी चाहता है वो कर सकता है। दूसरा है कि ये 12 नॉटिकल मील और इस मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल मील, 12 ये और 12 ये, टोटल होगी 24 नॉटिकल मील। ये क्षेत्र पूरा ये है समीपस्थ मंडल कहलाता है या निकटवर्ती मंडल कहलाता है। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क वगैरह वित्तीय अधिकार जो होते हैं वो देश के पास में होते हैं, संबंधित देश के अंदर, या फिर अपने बात करें तो भारत के पास में होते हैं 24 नॉटिकल मील तक, 24 समुद्री मील तक। इसके बाद में जो 200 नॉटिकल मील तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 नॉटिकल मील, ये क्षेत्र अन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंदर द्वीपों के निर्माण के संबंधित अधिकार होते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण करने के संबंध में अधिकार होते हैं संबंधित देश के पास में या फिर भारत के पास में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 नॉटिकल मील है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 200 नॉटिकल मील है, यहाँ तक चाहे समुद्र में गहराई में हो, चाहे कैसे भी हो, तो वहाँ पर अपन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे देशों के जैसे जहाज, जलयान चलते हैं, तो उसमें अपन शुल्क नहीं ले सकते, ये उनमें छूट होती है। तो ये ध्यान रखना है कि कितने नॉटिकल मील, क्या, कौन सी सीमा है, कौन सा जोन है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके आपको नाम याद करने हैं कि 12 नॉटिकल मील पर कौन सा है, 24 नॉटिकल मील तक कौन सा क्षेत्र है, और 200 नॉटिकल मील तक कौन सा क्षेत्र है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे, छोटा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो तटीय मैदानी क्षेत्र से या फिर उस भाग से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कम से कम 3 दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना और अपने सुझाव जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।